गंभीरोदार मूर्तये नमन समन्त भद्रयन समन्त दृश्ये। मित्र श्री पवन गुप्ता जी और सभी यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम लोग यहाँ बहुत गंभीरता से एकत्रित हुए हैं, लेकिन विषय पर कितना गंभीरतापूर्वक हम लोग विचार विमर्श कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है कि इस कार्यशाला को संचालन करें या इसका अगुवाई करें। परसों किस मित्र ने दुर्भाग्य में मुझे कहा था कि आपका परीक्षा होने वाले हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, परीक्षा तो होने वाले हैं, लेकिन उतनी होने की आशा बहुत कम है। वैसा मुझे परीक्षा देने की अभ्यास भी बहुत कम है। जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर मिला कि परीक्षा दिया जाए। परंतु मानव समाज ने विद्या को, ज्ञान को, अनुभूति को बहुत सरलता से प्राप्त नहीं किया है। सब एक चुनौती के रूप में मनुष्य के सामने आए और उस चुनौती को सामना करते हुए गवेषणा हुए, खोजबीन हुए, शोध हुआ, फिर कुछ समझ में आया और उसकी परंपरा बने। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की धर्म और दर्शन की परंपरा, जिसके उद्गम लेकिन पुरानी की दृष्टि से ऐसा लगता है 9-10 हजार वर्ष पहले से ही यहाँ पर धर्म और दर्शन की परंपरा उदय हो चुके थे। वो सारा कोई प्रश्न चुनौती के रूप में उत्पन्न हुए और उसकी समाधान खोजते गए। जैसा जैसा समाधान मिला तो उसका शास्त्र के रूप में रचित हुआ और जिस पर उत्तर टीका टिप्पणियों के साथ विकसित होते रहे और अंततः जो प्रकृति के नियम हैं उसमें त्रुटि भी आते गए और ह्रास भी होते गए। आज उन प्राचीन धर्म और दर्शन की परंपराएं हैं, लगभग नाममात्र अवशेष हैं। उनके सार, उनकी गंभीरता, उनकी गहराई से वास्ता रखने वाले लोगों का बहुत कमी हो चुके हैं। परंतु आज भी मनुष्य के चित्त में खोज की अभिलाषा, शोध की और संशोधन की अभिलाषा मरे नहीं है। आज हम एक ऐसा सभ्यता में जी रहे हैं जिसको उत्तर आधुनिक सभ्यता, पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। अब मुझे तो कभी संकोच होता है इसको सिविलाइजेशन कहा जाए
या ना कहा जाए। आज से लगभग 112-13 वर्ष पहले गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना किए थे। मुझे आशा है आप सब लोगों ने हिंद स्वराज को तो देखे ही होंगे। छोटा सा पुस्तिका है, तो उसमें सभ्यता को बहुत गहराई से परीक्षा किया गया है और अपने वक्त गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाया गया है। लोग कहते हैं गांधी जी का भाषा बहुत सरल है और हिंद स्वराज एक संवाद के रूप में बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, उनको समझना बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हिंद स्वराज को 100 बार पाठ किया जाए तो 100 बार आपको नए नए उसके अर्थ परिलक्षित होंगे और आपको नए नए समझ में आने लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आधुनिक सभ्यता, अति आधुनिक या उत्तर आधुनिक की सभ्यता आज संभवतः संपूर्ण विश्व में एक छात्र राज के रूप में लोगों को क्या कहना चाहिए, सताए जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहे हैं। ये कहना भी अनुचित नहीं होगा। यह भी एक दिन की उत्पादन नहीं था। अनेक प्रकार के मंथन, संघर्षण और पक्ष प्रतिपक्ष के द्वंद्व के माध्यम से ये उत्पन्न हुआ है। यह सहयोग के माध्यम से उत्पत्ति नहीं है, संघर्ष के माध्यम से उत्पत्ति है। तो इसलिए इसकी परिणाम भी सहयोग और समन्वय में नहीं परिणत होगा। ये एक और नए द्वंद्व या प्रतिस्पर्धा के रूप में आगे इसको परिणत करेगा, ऐसा लगता है। तो इसलिए इस मंथन के बीच में बहुत सारे लोग ऐसा है कि क्या आज भी जो एक रूपता की विचार संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, उससे कुछ हटकर कुछ अलग दृष्टि से सोच सकते हैं। ये क्या संभव है? ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है। मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। मैं उनको विनोद के रूप में कहता हूँ, बहुत पुराना नहीं, मैं तो 7वीं शताब्दी के व्यक्ति हूँ। मैं 7वीं शताब्दी की समय की जो सोच था उस दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि क्या आप लौट कर जाना चाहते हैं पश्चिम युग में? क्या वो संभव है? संभव तो नहीं है।
सही कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जिसको असंभव मानते हैं तो कभी कभी संभव भी हो जाता है। इस समस्त जगत पर्यावरण के प्रदूषण से एक दिन प्राणियों के बसने के लायक नहीं रह जाए, ये कभी संभव मानता नहीं था। आज 100 साल पहले किससे पूछा जाए कि क्या ऐसा संभव है कभी ये धरती प्राणियों के रहने के लायक ना रह जाए, तो इसको असंभव मानते थे। फिर कुछ आगे चले, पर्यावरण का जो ह्रास है उसकी गति आगे बढ़े और उस गति को साइंस वालों ने पहचाना। वो कहने लगे कि हाँ, साइंटिफिकली ऐसा देख रहे हैं, ये बहुत खतरा है। तो मेरे अपने जीवन काल में आज से 40-45 वर्ष पहले हम बात करते थे तो साइंस वाला कहते थे हाँ है, खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। साइंस का जैसा जैसा विकास होगा हम उसका समाधान खोज लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। जिस प्रकार की समस्या इस दुनिया में होगा उन सब का समाधान साइंस के पास है। अगर आज नहीं है तो हम कल खोज लेंगे। अब पिछले 10-15 साल से कहते हैं कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है। अब लोगों को कुछ कहना होगा, करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कन्वेंशन के आगे कन्वेंशन होते चले जा रहे हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 2050 के आसपास जिस दशा होने वाले हैं वो जो साइंस वाला बताते हैं, उस दृष्टि से ये पृथ्वी लोगों के क्या, कोई भी प्राणियों की बसने के लायक नहीं रह जाएगा, ये आधुनिक साइंस वाला कहते हैं। अब समाधान भी मेरे पास नहीं है, ये भी कहते हैं। अब आजकल एक नई बात है, वो ये है कि हाँ, बहुत प्राणी तो नहीं बचेंगे, लेकिन बहुत सा प्राणी ऐसा है वो उस परिस्थिति को अपना लेंगे। अडोप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। वो धीरे धीरे जो तापमान बहुत बढ़ेंगे तो मनुष्य भी ऐसा बन जाएंगे उस तापमान में रह सकें। ऐसा शरीर अपने को समन्वय कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब ये कितना सही है मालूम नहीं। इसको मान करके निश्चिंत रूप से चलना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए, ये हम लोगों के ऊपर है। अब बहुत से लोगों का सोच कुछ और है। मैं कुछ वर्ष पहले अमेरिका में था, तो मेरा एक मित्र विद्वान भी हैं, अमीर भी हैं और पर्यावरण का चिंता करने वाले भी हैं। तो उनके साथ मेरे वार्तालाप हो रहे थे, तो मैंने उनको एक समाचार पत्र की समाचार दिखाया, उसमें ये सब लिखा हुआ था, आगे क्या क्या होगा, संभावनाएं क्या है। तो उसने देखा तो थोड़ा सोच करके इत्मीनान से हमसे कहते हैं कि हाँ, ये सब तो हो रहा है, लेकिन हम क्यों चिंता करें।
आप और मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अधिक से अधिक और 40-50 वर्ष जिएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाकी तब आने वाले जनरेशन जाने, तो हम क्यों इसको चिंता करें। ये भी क्या मनुष्य की सोचने की तरीका या सोचने लायक है। 21वीं शताब्दी की सभ्यता वाले मनुष्य ऐसा सोच सकते हैं कि मैं निकल जाऊं, बाकी कहीं भी फंसे तो हमें क्या लेना देना है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में भय उत्पन्न हो, चिंता उत्पन्न हो। मैं एक यथार्थ स्थिति को सामने रख रहा हूं, क्योंकि जिस विषय पर इस कार्यशाला में विचार विमर्श होने वाले हैं, जो गुप्ता जी के परपत्र से आपको जात हुआ होगा, अंग्रेज में लिखा है ओरिजिनल माइंड एंड ऑर्डिनरी रेशनल माइंड। ओरिजिनल माइंड और ऑर्डिनरी रेशनल माइंड की अंतर जान करके हम क्या करेंगे। अगर इसका अंतर नहीं जानते हैं तब क्या हमारा नुकसान है। इसका अंतर जान करके हमको क्या लाभ होगा। इससे हमारे और हमारे समाज या इस संपूर्ण जगत को क्या लाभ हानि होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको जानने की क्यों चेष्टा करें। आजकल तो जानने की आवश्यकता नहीं है, मान लेते हैं। किसने कह दिया, बाकी ने मान लिया। जाने और माने का अंतर भी गुप्ता जी ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जान करके मानना तो एक तार्किक मनुष्य की स्वभाव अनुकूल है। बिना जाने माना वो भी एक आधुनिक पद्धति है। इस आधुनिक शिक्षा तो नहीं कहा जा सकता है, एजुकेशन की पद्धति में मनवा लेते हैं, एक रूपता में सबको मनवा लेते हैं, जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। हमारे सारे जगत की समस्या आज संपूर्ण प्राणी मात्र के सामने हैं। वह मेरे दृष्टि से, आपके परिचय के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको मान लीजिएगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ आप इसको जान लीजिएगा। अगर आप जान जाए तो शायद इसमें कोई तथ्य होगा, कोई लाभ होगा। आज की जितना आधुनिक सभ्यता की, उत्तर आधुनिक सभ्यता की जितना समस्या प्रत्यक्ष के रूप में या अप्रोच रूप में जो भी समस्याएं हैं, वह मौलिक मानसिकता की ह्रास के कारण और साधारण तथाकथित तार्किक बुद्धि की वृद्धि के कारण हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसका विस्तार आगे हो सकते हैं। मैं एक वक्तव्य के रूप में मौलिक के मानव चित्त की
ह्रास या उस मौलिक मानव चित्त को एक प्रकार से अनुकूलित कर दिया गया है, कंडीशन्ड कर दिया गया है। कंडीशन्ड को हिंदी में अनुकूलित कहते हैं, वो ठीक शायद शब्द की दृष्टि से है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लगता तो यह है प्रतिकूलित होता है। और एक आभास है कि मैं तार्किक हूँ, मैं अंधविश्वास वाला नहीं हूँ। हेतु प्रत्यय के माध्यम से मैं चीज़ों को मानता हूँ, ऐसा लगने लगा है। वो है ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। तो इस मानसिक जो स्थित हैं, उससे मनुष्य को और आगे जांच करने की, शोध करने की, गवेषणा करने की रास्ता बंद कर देते हैं। मैं अंधविश्वास नहीं हूँ, मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने ये तार्किक दृष्टि से इसको परीक्षा किया है। विशेष रूप से अमुक 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 बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध साइंसदानों ने इसको खोजा है, जांचा है, तो उसमें सही होंगे ही। मैं एक छोटा कहानी सुनाता हूँ मनोरंजन के लिए। एक सज्जन मुझे एक प्रदर्शनी में ले जा रहा था। वो एक बहुत बड़ा म्यूजियम बने हैं, मानव म्यूजियम भोपाल में है, भारत सरकार के माध्यम से बने थे। उसमें मनुष्य की सभी कालों की परिस्थिति और दशा ऐतिहासिक रूप से बताने की चेष्टा हो रहा था। तो उसकी प्रवेश द्वार पर बंदर से मनुष्य कैसा बना, पहले चारों हाथ पांव नीचे थे, फिर थोड़ा सा आगे हुआ, फिर थोड़ा सा आगे हुआ, वो सब चित्र दर्शा रहा था। तो वो मुझे कहने लगे कि ऐसा ऐसा है, पहले हम बंदर हुआ करते थे, फिर ऐसा, फिर दो पाँव में चलने लगे, फिर हम मनुष्य हुआ। तो वो सब सुनते हुए हम लोग अंदर गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे जानते हैं? कहा मैंने डार्विन के सारे थ्योरीज को अध्ययन किया है, उससे मैं जान गया। तो डार्विन ने कैसा जाना? तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक शोध किया है, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध किया है। तो उन्होंने तो जाना होगा, लेकिन आपने कैसा जाना? तो बस उन्होंने जाने, तो मैंने पढ़ लिया, तो हमने जान लिया। फिर मैंने पूछा कि अभी भी जंगलों में बहुत सा बंदर रह गया है, उनका क्या अपराध था? उनका पूर्वजन्म तो मनुष्य बन गए, लेकिन ये क्यों मनुष्य नहीं बन पाए? इसमें क्या कमी रह गए थे जो बाकी आजकल जेनेटिक बात कहते हैं, जेनेटिकली किसमें मानव बनने की क्षमता रहा और किसमें नहीं रहा, इसका अंतर आप कैसा करते हैं? उस पर तो कोई ऐसा प्रश्न उठा नहीं, मैंने भी सोचा नहीं। तो मैंने कहा कि आपने तो जान लिया है ना सब। नहीं, हम
जो इस विकास की थ्योरी को जानते हैं, लेकिन जो रह गया है उसका क्या, उस पर अभी शोध होना चाहिए। सही बात है। जिसको साइंटिफिक कहा जाता है, उस साइंटिफिकता को पुनः अगर कहा जाए साइंटिफिकली री-एग्जामिनेशन होने की बहुत आवश्यक है। बहुत चीज़ें ऐसा हैं भारतवर्ष में हजारों वर्ष पहले सबको जानकारी थे, उनको भी आधुनिक वालों ने कह दिया कि हमने खोजा है, और उसको भारतीय वासियों ने भी मान लिया। ऐसा बहुत चीज़ हैं, जैसा ग्रेविटी की बात है। ईसा पूर्व दूसरा शताब्दी में नागार्जुन के समय में भी इस बात को शास्त्रों में लिखा गया है कि ग्रेविटी की, आकर्षण की तथ्य हैं। किसने पूछा कि पानी नीचे क्यों बहते हैं, ऊपर क्यों नहीं बहते हैं? तो आर्यदेव कहते हैं कि धरती में जो आकर्षण का शक्ति है वो नीचे ही होता है, उस कारण पानी नीचे बहते हैं। साइंस वालों को तब पता चला, उनके सिर पर जब सिर गिरे थे, वो पता नहीं 400-500 साल पहले की बात है, पुरानी कोई बात नहीं है। पृथ्वी गोल है और घूमते हैं, चंद्रमा सूरज घूमते नहीं हैं, स्थिर हैं। इस बात को भी नालंदा के पंडित आर्यभट्ट ने 5वीं शती के अंत में 6वीं शती के शुरू में बहुत स्पष्ट रूप से भट्टिया शास्त्रों में उल्लेख कर दिया गया था, और पश्चात वालों को बहुत बाद में पता चला। तो हम प्राचीन भारतीय विद्याओं को, प्राचीन भारतीय साइंस को एक प्रकार से विस्मरण मात्र नहीं कर दिया है। हम ऐसा मान लिया है कि प्राचीन भारत में जानकारी कुछ नहीं थे, ये सारे जानकारी आधुनिक हैं और हमने पश्चात से जाना है। ऐसा एक अटूट विश्वास मैकॉले की शिक्षा प्रणाली के बाद में भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ, उसको आज भी हम स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं हैं। क्षमा करना, मैं कुछ इधर उधर चल गया हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मौलिक मास्ता, मानसिक और साधारण तार्किक मानसिक में क्या अंतर हैं, ये खोजने के लिए, इस पर वार्तालाप करने के लिए गुप्ता जी ने इसको आयोजित किया है। तो हम इस पर स्थिर रहने के प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए पहला माइंड को समझना होगा। पहले श्लोक में ये कहा गया है कि समस्त धर्मों की अग्रगामी मन ही है। जैसा मन होता है वैसा संपूर्ण
घटनाओं की प्रक्रिया संचालन होते हैं। ये भगवान बुद्ध की बहुत प्रारंभिक वातावरणों में से होता है। प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन की बाद में जो कुछ श्लोकाएं कहा गया है उसमें मन को महत्व दिया गया है और इसको प्राचीन भारतीय भाषाओं में, विशेष रूप से संस्कृत में, कोई 4-5 नामों से कहा गया है, समझ दिया गया है। बुद्धि को कभी मति भी कहते हैं और फिर मन या मनस, मनम ऐसा भी कहा गया है। फिर विज्ञान, विज्ञान संपूर्ण मन के लिए भी उपयोग हुआ है या मन की कुछ विशेष प्रक्रिया के लिए भी बोध हुआ है। आज विज्ञान को साइंस के लिए हिंदी भाषा में अपहरित हो गए हैं। बहुत सा दार्शनिक के पारिभाषिक शब्द आधुनिक हिंदी में इधर उधर हो गया और उसको वापस मिलना कठिन है। तो इसलिए मैं साइंस को विज्ञान नहीं कहता हूँ। साइंस विज्ञान है भी नहीं है। विज्ञान मन का एक परिवाच्य नाम है और वो भी इंद्रिय ज्ञान के लिए भी यहाँ का शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है। और फिर ज्ञान, जानम, ये तो फिर ये सारे जो बुद्धि हैं, मन से हैं, विज्ञान हैं, चेत हैं, इन सब को एक तरह से इकट्ठे कर लेते हैं तो उसमें 2 वर्ग में परिभाषित होता है, चित्त और चैतसिक। ये सारा पारिभाषिक शब्द में ज़्यादा जाना हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा, लेकिन मैं केवल सूचना के लिए बता रहा हूँ। चित्त और चैतसिक से दो विभाजन किया है और दूसरा विभाजन है प्रत्यक्ष और परिकल्पित। कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, कुछ ज्ञान परिकल्पित होता है। ये आजकल के परीक्षा में भी उपयोगी हैं, क्योंकि जिदु कृष्णमूर्ति मन की बात कहते हैं तो वो 2 विभाजन करते हैं, कंसीव माइंड एंड परसीविंग माइंड। कंसीविंग माइंड परिकल्पना को कहते हैं, परसीविंग माइंड प्रत्यक्ष माइंड को कहते हैं। तो वो बौद्ध दर्शन की पारिभाषिक शब्दों से और उनकी अपना आज की अंग्रेज की भाषा के माध्यम से, लेकिन उनका भी मान्यता यही है कि प्रत्यक्ष मन जो है वो विषय के साथ सीधे जुड़ते हैं, परिकल्पित मन से हैं वो विषय की केवल परिकल्पना को, उसकी छाया को जानते हैं, उसके साथ सीधा नहीं जुड़ते हैं।
तो ये आपने जो अंग्रेजी के दो शब्द यूज किए, कंसीविंग एंड परसीविंग, अब मैं उच्चारण में कोई त्रुटि हो सकता है, लेकिन वो कंसेप्ट या कंसीविंग जो थॉट जिसको कहते हैं वो एक है, और दूसरा है परसेप्शन, परसेप्ट हुआ। जैसा चक्षु विज्ञान है, नासिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये जो 5 इंद्रियों के साथ चलने वाले विज्ञान है, वो परसेप्शन है विषय वस्तु, जिसको स्वलाक्षण विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु जो यथार्थ में हैं उसके साथ सीधा संपर्क बनते हैं, लेकिन वो एक ही विषय को जानते हैं, तो इसलिए विज्ञान कहा गया, विशेष ज्ञान। चक्षु विज्ञान केवल रूप को ही जानते हैं, कान विज्ञान केवल शब्द को ही जानते हैं, नासिक केवल गंध को, और जीभ जो है वो केवल रस को, और शरीर जो है केवल स्पर्श को। अब ये 5 जो विषय हैं, 5 इंद्रियों ज्ञान की विषय, उसके साथ आपके इंद्रिय ज्ञान सीधे, अगर आपका इंद्र और इंद्र की खोल दोनों में कोई दोष नहीं है तो जैसा है वैसा जान लेते हैं। अगर इंद्र दोषित हो गया है तो उसमें भी त्रुटि हो सकता है, फिर सीधे जैसा है नहीं। और समय की दृष्टि से भी जैसा वो विषय जिस समय स्थित में है उसी समय वो देखते हैं। तो अब वो विज्ञान के माध्यम से एक थॉट को, परिकल्पित मन को एक सूचना भेजते हैं कि मैंने हरा देखा या मैंने पीला देखा। पीला और हरा रंग की एक चित्र जो यथार्थ में नहीं है, वो मन में, जो आंखें बंद कर लीजिए, अब हरे चीज़ को देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में उस हरे का एक चित्र है, वो थॉट के अंदर चला गया, तो वो परिकल्पित मन के साथ चला गया, और उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। कल जो हरा दिखा था उसको आज भी वहीं परिकल्पना में रह जाते हैं, और जो बाद में देखने वाले होंगे उसका भी वो अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हरे होंगे। तो वो सब प्रतिबिंब के साथ चलते हैं, यथार्थ के साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए वो कंसेप्शन हो जाता है, कंसीव माइंड हो जाते हैं। तो ये 2 चीज में अब हम वापस लौटें मौलिक के मानसिकता की, मन की अवस्था क्या है। वो चित्त की स्थिति में है, अभी चैतसिक के रूप में वो उत्पन्न नहीं हुआ है। वह एक क्षमता है जानने की, सोचने की, खोजने की, परीक्षण करने की एक क्षमता है, और उस क्षमता में एक स्पर्शता भी है जिसमें विषय प्रतिबिंबित हो सकते हैं, होने की संभावना है, और उसकी मूल स्वरूप को अभी कोई बाह्य किसी भी प्रकरणों से या किसी भी डिस्टर्बेंसेस या इंटरफियरेंसेस, हस्तक्षेप की कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वो
मूल चित्त के रूप में अभी उपस्थित हैं और उस मूल चित्त को अनेक प्रकार से बाह्य शक्तियों से या उसमें जो इंटरफेयर करने वाले हैं, उसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं, उन लोगों का कोई अंत नहीं है। बहुत सा चीज़ वो आते रहते हैं। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि ओरिजिनल माइंड को सुरक्षित रखना संभव है कि या नहीं। बहुत लोग यही मानते हैं कि ओरिजिनल मन की बात परिकल्पित है। मनुष्य समाज में रहते हैं, समाज में जीते हैं और समाज के साथ वो विकसित होते हैं, ह्रास होते हैं। तो इसलिए बिना कोई बाह्य हस्तक्षेप की मन एक मूलता के रूप में, ओरिजिनल के रूप में रहना संभव नहीं है। ये मानने वाले बहुत सा दार्शनिक के प्रस्थान हैं। बौद्ध दर्शनों में भी हैं और बौद्धेतर दर्शनों में भी। जब तक के संपूर्ण आवरण को समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक के ओरिजिनल माइंड को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ऐसा मानने वाले भी हैं। और कुछ दार्शनिक प्रस्थान ऐसा है कि बिना कोई हस्तक्षेप के ओरिजिनल साफ सुथरे रूप में हमेशा रहेंगे, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ओरिजिनल माइंड तब सुरक्षित रह सकते हैं जब वो बाह्य हस्तक्षेपों को हस्तक्षेप के रूप में देखने की क्षमता अपने में विकसित कर लिया जाए। तो फिर वो अपने को ये समझेंगे कि ये सारा चीज़ बाह्य कंडीशनिंग है, हम इसके अधे में नहीं जाना चाहिए, इससे हट करके अपने चित्त को प्रयोग करना चाहिए। ये संकल्प के साथ उस ओरिजिनल चित्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह मत रखने वाले भी बहुत लोग हैं और दोनों ओर से वो हैं बहुत सा अपने अपने तर्क हैं उसको सिद्ध करने के लिए। हम उस छात्रार्थ में उलझने की आवश्यकता नहीं है, उलझ सकते भी नहीं हैं। लेकिन दोनों का एक मूल मत ये है कि चित्त स्वभाव में त्रुटि नहीं आ सकते हैं। स्वभाव हमेशा परवास्वर रहेंगे। जितना भी हस्तक्षेप होंगे वो आगंतुक होंगे। आगंतुक होने के कारण जो चित्त के स्वभाव में नहीं घुसेगा तो चित्त निर्मल होने की संभावना बने रहते हैं। अगर वो हस्तक्षेप चित्त के स्वभाव में घुस जाएंगे, स्वभाव को नष्ट कर देंगे, तब फिर दोबारा चित्त को निर्मल होने की संभावना नहीं रहेगा। तो चित्त निर्मल होने की संभावना संपूर्ण भारतीय दार्शनिक और धर्म परंपराओं में चार वाक को छोड़ करके बाकी सब एक ही जैसे मानते हैं कि चित्त जो है स्वभाव में कभी त्रुटित नहीं होंगी और वो तपस्या के माध्यम से, भावना के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से मुक्त हो सकता है, चित्त निर्मल दोबारा बन सकते हैं। ये सबका एक ही मत है
और बनने की प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि से मैं कभी कभी ये कह देता हूँ कि अमुक व्यक्ति अपने मन को ओरिजिनल माइंड के रूप में रखने में सक्षम लगता है, क्योंकि ये जितना बाह्य हस्तक्षेप हैं उसको पहचानते हैं, और वो बाह्य हस्तक्षेप हैं वो सही नहीं है, इसको देखते हैं। तो उस हस्तक्षेप से तत्कालिक रूप से वैसा आदमी की चित्त को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। बड़े बड़े लोगों के चित्त को प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन उस प्रभाव को वो देखते हैं और तत्काल अपने को उससे हटाने की वो कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रैशनल माइंड वो हैं कि बाह्य हस्तक्षेप नहीं मानते हैं, वो अपने तार्किक के शोध की गवेषणा की अंग मान लेते हैं, और जो हेतु समय की हेतु नहीं है, जिस लॉजिक से वो चीज को मान रहे हैं वो सही लॉजिक नहीं है, उसको नहीं देख करके जो कुछ लॉजिक अपेरेंटली हो रहा है, आभास हो रहा है, वो सही लॉजिक हैं, वो भी बाह्य हस्तक्षेप के माध्यम से होता है, तो वह फिर ऑर्डिनरी रैशनल माइंड वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो उसमें एक लक्षण ये होता है कि प्रश्नों की उत्तर जल्दी से ढूंढने में विश्वास रखते हैं, और एक उत्तर मिल जाए तो उस उत्तर को मान लेते हैं, जाने या ना जाने तो कठिन है, लेकिन जो उत्तर का आभास उनको हो जाता है तो उसको मान लेते हैं। और वो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने इसको परीक्षा करके तार्किक दृष्टि से खोज करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, तो इसलिए मेरा ये माना अंधविश्वास नहीं है, लॉजिकल हैं, और इसको मैं जान करके मान रहा हूँ। ये विश्वास हो जाने के बाद फिर उसको संशोधन करने की, उनकी त्रुटि को दर्शाने की संभावनाएं समाप्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा ये है आज की जो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, तो वो अपने को रैशनल मानते हैं, और इसलिए जो कुछ उनका मान्यताएं हैं वो रैशनल हैं, वो अंधविश्वास नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए वो आगे की खोज का। मित्रवर कृष्णमूर्ति जी बार बार ये पूछते थे, क्या तुम प्रश्न के साथ कुछ देर नहीं रह सकते हो, कितना जल्दी है तुमको? कैन यू लिव विद द क्वेश्चन एट लीस्ट फॉर सम टाइम? व्हाई यू आर सो हरी टू फाइंड आंसर और कंक्लूजन? प्रश्न के साथ रहने का धीरज आजकल बहुत लोगों के हृदय में, चित्त में कम हो गया है। वह आज के तथाकथित एजुकेशन की प्रणाली से, एजुकेशन के माध्यम से उसको बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए जल्दी से खोजो, जल्दी से कंक्लूजन निकालो, जल्दी से समाधान निकालो और उस समाधान पर चल पड़ो। तो ये मोटा मोटी रूप से ओरिजिनल माइंड और ऑर्डिनरी रैशनल माइंड की जो बात हम लोग पहले किया करते थे, या ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है,
उसका थोड़ा सा खुलासा करने की मैंने चेष्टा किया। लेकिन चित्त विज्ञान या कित साइंस ऑफ माइंड, ये बहुत विशाल चीज़ है। हम लोग 15, 20, 25 साल अध्ययन करते हैं, तब जाकर के थोड़ा बहुत इसमें प्रवेश होता है। तो इसलिए कुछ घंटों की वार्तालाप से सब चीज़ को बहुत सुव्यवस्थित रूप से संप्रेषित किया जाए, ये तो शायद संभावना होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं एक सूचना देता हूँ। परम पावन दलाई लामा जी ने कई बार साधारण लोगों के बीच में या कुछ लोगों के साथ वार्तालाप करने में थोड़ा विनोद के साथ या थोड़ा गंभीरता भी उसमें है कि आधुनिक साइंस वाले जहाँ तक के माइंड के विषय में हैं, द साइंस ऑफ माइंड, द मॉडर्न साइंस पीपल are still in the stage of kindergarten. अभी तो इसको कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हमसे कहा कि परम पावन जी ने बहुत एक मुश्त में इतना बड़ा बात कह दिया है कि आधुनिक साइंस वालों को जहाँ तक के साइंस और माइंड की ज्ञान की बात है वो किंडरगार्टन के सत्र की हैं। ये तो शायद ठीक नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक नहीं होगा, आप बताइए क्या। तो बौद्ध वांग्मय में साइंस ऑफ माइंड के विषय में क्या विशालता है। तो मैंने कहा कि हम तो कह नहीं सकते हैं, विशालता तो है। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों को बिठाया, पिछले 2-3 साल से वो बैठ कर के खोज रहे हैं। तिब्बती भाषा में जो बुद्ध वचन के अनुवाद हैं वो 108 पोथियों में है, बहुत बड़े बड़े। और भारतीय विद्वानों के शास्त्र के अनुवाद हैं वो 220 पोथियों में हैं। वो दोनों को मिला करके 330 के आसपास बनते हैं। टाइटल की दृष्टि से 5800 के आसपास सूत्र और शास्त्र हैं। उन सब में से चित्त चैतसिक के विषय में जो लिखा गया है, कहा गया है, उन सब को एकत्रित करने की काम किया। The compilation of sources for science of mind, उसका इतना बड़ा वॉल्यूम अभी संकलित हो गया है। अब उसको आने वाले 2-3 साल में दूसरे भाषाओं में भी अनुवाद हो जाएंगे। उससे पहले बुद्ध साइंस की कंपाइलेशन ऑफ साइंस, कंपाइलेशन ऑफ फिलॉसफी, ये 2-4 वॉल्यूम में हो गया है। तो आप लोगों को देखना चाहें तो सामग्री 300 पोथियों में नहीं ढूंढना पड़ेगा। वो सब एकत्रित होकर के 4-5 पोथियों में आ गए हैं। तो उससे फिर मुझे ऐसा लगा कि परम पावन जी ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं थे, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं था।
हमेशा की तरह आज भी मैंने कोई तैयार करके एक अच्छा प्रस्तुति नहीं बना सके। जो यहाँ बैठ करके जो कुछ मन में आया वो हमने आपसे निवेदन कर दिया। अब समय काफ़ी हो गए हैं, तो इसलिए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इससे बहुत चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है और संपूर्ण भी नहीं हुआ है, बहुत से प्रश्न उठेंगे। लेकिन ये कार्यशाला का नाम भी गुप्ता जी ने बाद में दिया है। पहले हम लोग परिसंवाद की बात सोच रहे थे। परिसंवाद भारतीय शब्द हैं और पुराना जमाने में भी परिसंवाद, शास्त्रार्थ ये दोनों हुआ करते थे। लेकिन कार्यशाला जो है ये आजकल की शब्द हैं और जिसमें नाम तो कार्यशाला हैं लेकिन दायित्व उसकी संचालन करने वाले के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। परिसंवाद में सबको बराबर दायित्व होता है। तो मैं तो इसको परिसंवाद के रूप में ही अभी भी सोचूंगा। जैसा गुप्ता जी ने कहा है कि हर दिन सुबह कुछ समय, शाम को कुछ समय मैं भाग लेने की प्रयास करूंगा अगर उपयोगी हो तो। और बाकी आप लोगों को अपने अपने विचार या अपने अपने विचार और सोच भी थोड़ा अलग हैं। फिर अनुभूति और अनुभव उनके आधार पर सब लोगों के साथ संप्रेषण करें और जिससे दायित्व सबके ऊपर, जैसा गुप्ता जी ने शुरू में कह दिया है, अपने अपने दायित्व पर हो और जिसके परिणाम या लाभ सबको साझा किया जा सके, ऐसा मेरे प्रार्थना है। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।